हेलो ब्लैक क्लोवर फैंस, आप सभी का एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। जहां ब्लैक क्लोवर का स्टूडियो तो हमें सीजन 4 के बाद ऐसे घोस्ट कर चुका है जैसे हमारी क्रश एक टाइम के बाद हमें कर देती है। मतलब सीजन 5 तो हमें हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलने वाला है, तो क्यों ना इस बीच हम ये खुद ही डिसाइड कर लें कि हु विल बी द नेक्स्ट विज़र्ड किंग, क्योंकि पूरी सीरीज इसी अराउंड में रिवॉल्व करती है और आस्था का ड्रीम भी यही है। तो सवाल ये उठता है कि आस्था और यूनो में से आखिर विज़र्ड किंग अगला कौन बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यही दो मेन कंटेंडर है इस टाइटल के लिए, जो इस सीरीज के एंड में एक बार आपस में जरूर लड़ाई करने वाले हैं और जो जीतेगा वो ही अगला विज़र्ड किंग बनेगा। अब देखो, मोस्टली ब्लैक क्लोवर फैंस का फेवरेट कैरेक्टर आस्था ही होता है, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये बैटल आस्था ही जीतेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मानवा में तो वो बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है। इवन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इस सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, यानी कि लूसियस, जो मेन एंटागोनिस्ट भी है, वो भी यूनो को अपना राइवल अनाउंस कर देता है, जो बताता है, जिससे पता चलता है कि यूनो सीरीज में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो दोनों के बीच में जो बैटल होगी वो बहुत ही टक्कर की होने वाली है। तो उसके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले मैं तुम्हें दोनों के पावर लेवल को एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ पाए कि कौन कब जीतेगा और कैसे जीतेगा। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट यूनो, जो वैसे तो एक विंड मैजिक यूजर है, लेकिन आफ्टर ग्रिमोर सिलेक्शन उसे एक लेजेंडरी 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रिमोर मिल जाती है, जो कभी फर्स्ट विज़र्ड किंग यूज किया करता था, और इसको यूज करते हुए वो अपने विंड मैजिक को काफी ज्यादा एक्सपोनेंटली ग्रो कर लेता है। जब शुरुआती बैटल्स में तो वो विंड क्रिएशन मैजिक को ही मोस्टली यूज करता था, जिससे वो अपने विंड को शेप देके मोस्टली अपोनेंट से फाइट करता था। लेकिन गोल्डन डाउन में जाने के बाद उसका जो सेकंड मिशन होता है, जो एक लेबिरिंथ को एक्सप्लोर करने का होता है, उस मिशन के दौरान में उसको एक विंड स्पिरिट सिल्फ मिल जाती है, जिसको वो अपनी आगे की बैटल में यूज करके अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमें रॉयल नाइट एग्जामिनेशन आर्क के बीच में देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारा यूनो फाइनल्स तक पहुंच जाता है और उसका सामना होता है एक्वा डियर कैप्टन से, जो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक कैप्टन को हरा पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था उस स्टेज पे। लेकिन हमारा यूनो अपनी स्पिरिट के साथ यूज के पहली बार माना जोन यूज करता है और कैप्टन को डिफीट कर देता है, मतलब ऑलमोस्ट ही डिफीटेड हिम। अब बेसिकली माना जोन जो टेक्निक है, वो उससे अपनी सराउंडिंग के माना को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे उसकी जितनी भी विंड मैजिक टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और टाइम के साथ वो माना जोन टेक्निक को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता है। एंड ड्यूरिंग एल्फ रीइंकार्नेटेड आर्क वो स्पिरिट डाइव को अनलॉक कर लेता है, जब वो लिचिट के साथ बैटल करता है आस्था के साथ मिलके, जहां स्पिरिट डाइव जो है वो माना जोन से काफी ज्यादा डिफरेंट है और भी ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे उसके सारे ही अटैक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो कुछ और भी कमाल की टेक्निक्स को इस फॉर्म में यूज कर सकता है। अब बेसिकली जब भी वो ये टेक्निक को यूज करता है तो उसके हाफ सिर के पास हमें एक क्राउन देखने को मिलता है, जो हाफ होता है और वो ग्रीन कलर का दिखाई जाता है। बाकी साथ ही ये स्पिरिट डाइव की कुछ अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है स्पिरिट ऑफ ज़ेफियर, जिसमें वो विंड की एक स्वॉर्ड को ब्लेड की तरह यूज करके किसी के ऊपर भी कट मार सकता है। सेकंड है स्पिरिट ऑफ बोरियस, जो ज़ेफियर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर यूनो के हाथ में एक हेलब्रेड नाम का वेपन होता है और उसका जो क्राउन है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे यूनो ने ज़ेनन के बोन मैजिक तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इसके बाद थर्ड है स्पिरिट ऑफ यूरियस, जिसके अंदर एज अ वेपन उसके पास एक बो होता है, जो लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, और इसी को यूज करके उसने ज़ेनन की 100% वाली बॉडी को पियर्स कर दिया था। एंड इसके बाद नंबर 4 पे आती है स्पिरिट ऑफ नोटोस, जिसके अंदर बेसिकली उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और एक शील्ड होती है, तो मतलब वो ऑफेंस के साथ डिफेंस दोनों एक साथ कर सकता है। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारा यूनो अपनी स्पिरिट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया था, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ 100% सिंक हो जाता है तो वो सेंट मैजिक को अनलॉक कर लेता है, जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। और स्पिरिट डाइव की तरह ही इसके भी दो अलग अलग वेरिएशन हैं, जैसे कि सेंट स्फीयर ऑफ ज़ेफियर, जिसके अंदर उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है, लेकिन ये पहले वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एंड सेकंड सेंट स्पिरिट ऑफ बोरियस, जिसके अंदर उसके हाथ में एक हेलब्रेड आ जाता है, जिसको यूज करके उसने लूसियस के वन ऑफ द क्लोन को एक ही अटैक में हरा दिया था। तो तुम समझ सकते हो कि ये अटैक उसका कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड साथ ही यूनो रीइंफोर्समेंट मैजिक को भी यूज कर सकता है, जिससे वो अपनी फिजिकल एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी हमारा यूनो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग था, लेकिन ड्यूरिंग द स्पीड किंगडम आर्क वो एक और मैजिक को अनलॉक कर लेता है, जो शायद तुमने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि ही इज द ओनली कैरेक्टर जिसके पास दो ग्रिमोर है, एक विंड मैजिक की और दूसरी स्टार मैजिक की। विंड मैजिक का तुम्हें सबको पता ही होगा, लेकिन स्टार मैजिक उसकी रॉयल फैमिली से मिलती है उसे, जो तुमने सीजन 4 में देखा ही होगा कि उसको एक्चुअल में पता लगता है कि वो एक प्रिंस है। अब स्टार मैजिक को यूज करके वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकता है, और इसी मैजिक को यूज करके स्पीड किंगडम आर्क के अंदर उसने ज़ेनन को डिफीट कर दिया था, जो डार्क ट्राइड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक था। वैसे देखो, डार्क ट्राइड की जितनी भी बैटल्स है, या पूरा जो सीजन 5 है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, यानी कि चैप्टर 330 तक मैं पूरी मांगा कवर कर चुका हूँ। तो उसके तुम्हें डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे देखने को मिल रही होगी, तो तुम उसे वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सीजन 5 तो नहीं आने वाला है इतनी जल्दी। तो ये था जो यूनो कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं आस्टा के बारे में, जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैजिक से बड़ी दुनिया के अंदर मैजिक यूज नहीं कर सकता है। तो वो वैसे ही बहुत बड़े डिसएडवांटेज में था, लेकिन किसी भी बैटल के अंदर ना ही वो किसी दूसरे की मैजिक पावर को सेंस कर सकता है, ना ही कोई उसे कर सकता है, जिसको वो आगे जाके ओवरकम कर लेता है की को यूज करके, जिससे वो सरप्राइज अटैक लॉन्च करना सीख जाता है। लेकिन शुरुआत से ही वो कोशिश करता है कि अपने आप को फिजिकली जितना स्ट्रॉन्ग बना सके, और इसी वजह से आफ्टर ग्रिमोर सिलेक्शन उसको 5 क्लोवर लीफ वाली ग्रिमोर मिल जाती है, और उसकी वजह से वो एंटी मैजिक यूज करना सीख जाता है, जिससे वो किसी भी तरह के मैजिक को नलिफाई कर सकता है। और आफ्टर मैजिक नाइट एग्जामिनेशन उसको वॉस्ट स्क्वाड ब्लैक बुल्स चुन लेती है, जिनके साथ मिलके वो अपने इस एंटी मैजिक को और भी ज्यादा पावरफुल कर लेता है, जो हमने कई बार देखा है, क्योंकि इसकी फीट्स बहुत ही कमाल की हैं। एंड ड्यूरिंग विच आर्क वो अपनी बॉडी को ही एंटी मैजिक से कवर करना सीख जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लैक आस्टा फॉर्म कहा जाता है, जिसके हमें 2 और वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जो इस वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें से सेकंड फॉर्म वो अवेकन करता है जब वो एल्फ रीइंकार्नेटेड आर्क के अंदर ज़ाइग्रेड से बैटल करता है, और थर्ड फॉर्म वो अनलॉक करता है जब वो डांटे से बैटल करता है, यानी कि सीजन 4 की लास्ट बैटल। और इसके अलावा वो 4 डिफरेंट स्वॉर्ड्स को यूज कर सकता है, जैसे कि आस्था की सबसे पहली स्वॉर्ड है डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, जो गट्स की तरह देखने को मिलती है, जो बहुत ही बड़ी होती है, और इससे वो किसी भी तरह के मैजिक को नलिफाई कर सकता है, और साथ ही किसी भी अटैक को वापस भेज सकता है। दूसरी होती है डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, जिससे वो किसी के भी मैजिक को बोरो करके उसे ऑफेंस के लिए यूज कर सकता है, तो ये भी बहुत कमाल की स्वॉर्ड होती है। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड, जिससे वो किसी भी तरह के मैजिक के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकता है, और तो और उसको एब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिसको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करता है रीइंकार्नेटेड आर्क के अंदर। एंड इसके बाद नंबर 4 पे आती है डीमन स्लैशर स्वॉर्ड, जो ऑब्वियसली एक कटाना है, जो कभी यामी के पास हुआ करती थी, लेकिन डांटी के साथ बैटल करते हुए हमारा यामी उसको ये स्वॉर्ड दे देता है, जिससे आस्टा डांटी को डिफीट कर सके। बेसिकली वो इस स्वॉर्ड को यूज करके बहुत ही पावरफुल स्लैशेस यूज कर सकता है, जो आगे तुम सीरीज में कई बार होते हुए देखोगे। अब देखो, ये 4 स्वॉर्ड उसे वैसे ही बहुत पावरफुल बना देती है, लेकिन ऐसा थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उसके पास 5th स्वॉर्ड भी होने वाली है, जिसके ऊपर हम डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्यों, कैसे और कब होगा ये। खैर, हमें इसके आगे देखने को मिलता है कि आस्टा ज़ेटन को मास्टर कर लेता है, जो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है, जिससे वो अपने एंटी मैजिक को मैनिपुलेट करके उसे काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर लेता है, जो उसको लिटरली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, जो मैंने अपनी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। अब तुम दोनों के बारे में ही डिटेल में जान चुके हो, तो अब अगर इन दोनों की बैटल बेस फॉर्म में होती है, तो ये बैटल डेफिनेटली आस्था ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों की जो बेस फॉर्म में फीट्स हैं, वो हमारे आस्था की एज कम्पेयर टू यूनो बहुत ज्यादा है, जहां यूनो जो है अपने विंड मैजिक को बहुत ही पावरफुल तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन बात करें आस्था की, तो वो इस फॉर्म के अंदर, मतलब बेस फॉर्म के अंदर, अपने डीमन स्लेयर एंड डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता है। वो कितने भी पावरफुल अटैक को नलिफाई कर सकता है। तो दोनों के बीच में अगर बैटल होती है, तो वो विंड मैजिक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। आस्था अपनी बेस फॉर्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्लूड करे, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू यूनो। वहीं अगर यूनो अपने माना जोन को यूज करके अपने अटैक भी बढ़ा ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, चीजें कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी अगर वो अपनी स्पिरिट डाइव को अनलॉक कर लेता है, तो क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगे, और साथ ही वो इस फॉर्म के अंदर 4 डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर सकता है, और तो और स्पिरिट स्टॉर्म और स्पिरिट हश डांस को यूज कर सकता है, जिससे वो आस्था की ब्लैक फॉर्म को तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब बेस फॉर्म के साथ साथ वो उसकी ब्लैक फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी विच आर्क वाली नहीं, जो उसने ज़ाइग्राड के खिलाफ यूज करी थी वो वाली,
जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी वो उसको भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि आस्टा अपनी ब्लैक डिवाइडर फॉर्म 2 को डांटे के खिलाफ यूज करता है, जहां डांटे 50% पावर ही यूज कर रहा था और आस्ता उसे छू भी नहीं पा रहा था। वहीं यूनो स्पिरिट डाइव फॉर्म में जेनन से बैटल करता है और उसके बोन मैजिक को ब्रेक कर देता है। तो डेफिनेटली ब्लैक डिवाइडर फॉर्म 2 से हमारे स्पिरिट डाइव वाली फॉर्म जो है यूनो की वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ऑब्वियसली चीजें बदल जाती हैं जब हमारा आस्ता ब्लैक डिवाइडर फॉर्म 3 को यूज करेगा, जिसमें वो बिजर्क मोड में चला जाता है और यामी की कटाना को यूज करके वो 70 to 80% डांटे की फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हमारा यूनो 55% जेनन से हार जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली जो ब्लैक डिवाइडर फॉर्म 3 है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है हमारी स्पिरिट डाइव से, और बस थोड़ी सी इसलिए क्योंकि इस बैटल के अंदर आस्ता की मदद यामी भी कर रहा था, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। बट हाँ, एज कंपेयर टू सैंडसेज मैजिक जो हमारे यूनो का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके सामने आस्ता का बिजर्क मोड भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ये स्पीड किंगडम आर्क में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे देखो हमारा जो यूनो है वो बैटल करता है जेनन से और वो उसको डिफीट कर देता है अपने स्टार मैजिक एंड विंड मैजिक को यूज करके। वहीं हम अगर आस्ता की बात करें तो आस्ता अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे वो लिबाई के साथ मिलके अपने यूनियन मोड को यूज कर सकता है, जो ऑब्वियसली है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके पास एक ड्रॉबैक होता है कि वो इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है। लेकिन उस 5 मिनट में भी उसने डार्क ट्राइड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल अपोनेंट यानी कि लिलियत एंड नमहा, जो 2 अपोनेंट थे और वो दोनों कंबाइन में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको डिफीट कर दिया था, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, जिनके सामने निचेट तक भी नहीं टिक पा रहा था जो हमारा वाइस कैप्टन है ब्लैक बुल्स का। बट हाँ, एक डिफरेंस ये भी आ जाता है कि हमारे यूनो ने सिर्फ स्टार मैजिक को अनलॉक किया था, वो उसको मास्टर नहीं कर पाया था। बट हाँ, वो इतना तो यूज कर लेता है कि वो जेनन को डिफीट कर देता है। बट जब बैटल होती है लूसीफेरो के साथ, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होता है और किंग ऑफ डेविल भी कहा जाता है, लेकिन हाँ वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में नहीं होता है, बट ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके सामने एक भी कैप्टन खड़ा नहीं हो पाता है। अब बाकी को तो तुम वैसे भी साइड कर दो, लेकिन इसके सामने मेरी लियोना भी नहीं खड़ी हो पाती है, तो यूनो भला क्या ही कर लेता। लेकिन इस डेविल को हमारा आस्था डिफीट कर देता है, जो बताता है कि हमारे आस्था ने सभी कैप्टन्स को सरपास कर दिया है। अब ये स्पीड किंगडम आर्क के बाद हमें एक टाइम स्किप देखने को मिलता है, जिस बीच में हमारा आस्था जो है वो जेटन यूज करना सीख जाता है और वहीं हमारा जो यूनो है वो अपने स्टार मैजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करना सीख जाता है, जिससे इन दोनों का जो पावर लेवल है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। मतलब तुम देख सकते हो यूनो अब यहाँ पे है, वो अपने स्टार मैजिक को इतने अच्छे से यूज कर सकता है कि अपना इस सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट वो अपना राइवल इसे घोषित कर देता है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस एक्चुअली में है भी, या फिर सिर्फ मैं इसे बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ? तो देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारे लूसियस ने एक बहुत पावरफुल अटैक किया था पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो कोई भी कैप्टन उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, ना ही उसको रोक सकता था। तो पूरा क्लोवर किंगडम ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने ही वाला था, लेकिन विदाउट एनी एफर्ट हमारा यूनो अपने स्टार मैजिक से उस पूरे अटैक को पलक झपकते रोक देता है, जो बताता है कि वो अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इवन वो लूसियस के क्लोन को सिर्फ अपने एक अटैक से डिफीट कर देता है। ऊपर से अपने स्टार मैजिक को मास्टर करने के बाद उसने अपनी सेंट स्टेज वाले मैजिक को यूज नहीं किया है, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यूनो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आस्टा बहुत ज्यादा पीछे है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सेम टाइम पे उसने भी लूसियस के 2 क्लोन को डिफीट किया था, वो भी बड़े आसानी से। तो डिफरेंस बस उनकी एबिलिटीज में आ जाता है, क्योंकि अगर आस्था और इसकी पूरी पीक पे फाइट हुई तो हमारा जो यूनो है वो अपने सेंट स्टेज मैजिक को बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकता है, लेकिन आस्था अपनी यूनियन फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता है, जो उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर वो इस बैटल में इस चीज को मास्टर करके इसे लंबे टाइम तक यूज कर सकता है, तो बैटल कितनी भी बार क्यों ना हो, आस्था ही जीतेगा। तो अगर अभी इस पॉइंट पे हम बात करें 378 के दौरान पे जितना हमने देखा है मांगा के अंदर, तो हमारा यूनो क्लियरली इस फाइट को जीत जाता है। बट हाँ, यूनो को थोड़े बहुत और पावर अप्स मिलने वाले हैं, जिससे वो थोड़ा और स्ट्रांग होगा, लेकिन आस्था डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने अपने यूनियन मोड को मास्टर नहीं किया है और दूर दूर तक ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कैसे लूसियस को डिफीट करेगा। तो एक बार वो लूसियस को डिफीट कर दे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग डेफिनेटली हो जाएगा कि वो यूनो को भी डिफीट कर सकता है। तब ये कह सकते हैं कि बैटल के जो रेशियो होगा वो 70% से 80% हो जाएगा,
कि आस्था जीतेगा। बट हाँ, इस पॉइंट पे तो हमारा यूनो इस बैटल को जीत जाता है। बाकी हाँ, मैं सारी ही चीज तुम्हारे सामने रख चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है बैटल कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है। तो ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलता रहूंगा और भी एनिमे रिकमेंडेशन और बहुत सारी एनिमे की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।